ये कहानी किसी एक राजा की नहीं है। ये कहानी है उस भूभाग की जिसे देवताओं ने अपनी कर्मभूमि बनाया। ये कहानी है जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्त की। स्वागत है समय की उस यात्रा में जहां सच कल्पना से भी ज्यादा रोमांचक है। कहानी की शुरुआत होती है अंधेरे से, लाखों साल पहले नर्मदा नदी के तट पर। यहां आदिमानव ने पहली बार पत्थर उठाया, न किसी को मारने के लिए बल्कि अपनी कला को उकेरने के लिए। मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाएं गवाह हैं कि भारतीय मन शुरुआत से ही रचनात्मक था। लेकिन असली जादू शुरू हुआ लगभग 7000 साल पहले मेहरगढ़ में। इंसान ने पहली बार खेती सीखी, उसने प्रकृति से लड़ना बंद किया और प्रकृति के साथ जीना शुरू किया। और इसी तालमेल से जन्म हुआ सरस्वती सिंधु सभ्यता का। हमने पिछले एपिसोड में इसकी बात की थी, लेकिन एक बात जो हमने नहीं बताई वो थी इनका दर्शन। ये लोग युद्ध प्रेमी नहीं थे। पूरी खुदाई में बहुत कम हथियार मिले हैं। ये दुनिया की इकलौती ऐसी सभ्यता थी जो तलवार के दम पर नहीं बल्कि व्यापार और भरोसे के दम पर चल रही थी। लेकिन फिर नदियां सूख गईं, शहर वीरान हो गए। क्या सब खत्म हो गया? नहीं, शहरी लोग गांवों की तरफ मुड़ गए और यहीं से शुरू हुआ भारत का दूसरा अध्याय, वैदिक काल। सिंधु के सूखने के बाद जीवन गंगा के मैदानों में शिफ्ट हो गया। ये वो समय था जब इंसान ने बाहर की दुनिया को देखना बंद किया और अपने भीतर देखना शुरू किया। घने जंगलों के बीच ऋषियों ने ब्रह्मांड के रहस्यों को सुना, उसे लिखा नहीं, उसे सुना। इसीलिए हमारे वेदों को श्रुति कहा जाता है। सोचिए, 3500 साल पहले जब दुनिया को ये नहीं पता था कि पृथ्वी गोल है या चपटी, तब ऋग्वेद में कहा गया था भूमंडल। जब दुनिया बीमारी को भूत प्रेत मानती थी, तब अथर्ववेद में औषधियों का जिक्र हो रहा था। ये सिर्फ धर्म नहीं था, ये विज्ञान था। सफाई, खगोल विज्ञान, गणित, सब कुछ मंत्रों में पिरो दिया गया। रामायण और महाभारत सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये उस काल के सामाजिक दस्तावेज हैं। ये बताते हैं कि भारत में धर्म का मतलब पूजा पाठ नहीं बल्कि कर्तव्य था। राजा का धर्म, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म। यही वो नींव थी जिस पर आने वाले हजारों सालों का भारत खड़ा होने वाला था। समय आगे बढ़ा, 600 ईसा पूर्व 600 BC। अब कबीले नहीं रहे थे, अब बड़े बड़े राज्य बन चुके थे। इतिहास इसे कहता है महाजनपद काल। पूरा भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। गांधार, कुरु, पांचाल, कोसल, अवंती, और इन सब में सबसे शक्तिशाली बनकर उभर रहा था मगध। ये भारत का गेम ऑफ थ्रोन्स था। हर राजा चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता था। लेकिन इसी शोर शराबे के बीच दो शांत आवाजें उठी। एक तरफ कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ जो बुद्ध बने, दूसरी तरफ वैशाली के वर्धमान जो महावीर बने। उन्होंने दुनिया को बताया कि असली जीत युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि मन को जीतने में है। अहिंसा का ये विचार भारत की सबसे बड़ी निर्यात बन गया। लेकिन पश्चिम में एक तूफान उठ रहा था। एक ग्रीक राजा दुनिया जीतने निकला था, सिकंदर। भारत को एक होने की जरूरत थी और भारत को एक करने के लिए एक गुरु और एक शिष्य की जरूरत थी। तक्षशिला का एक क्रोधित ब्राह्मण विष्णुगुप्त चाणक्य और पाटलिपुत्र का एक अनाथ बालक चंद्रगुप्त मौर्य, इन दोनों ने मिलकर जो किया वो असंभव था। चाणक्य ने देखा कि भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा है और विदेशी आक्रमणकारी दरवाजे पर हैं। उन्होंने नंद वंश के घमंडी राजा घनानंद को उखाड़ फेंका और भारत को अपना पहला अखंड साम्राज्य दिया, मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल सैनिक थे और 9000 हाथी। जब सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस भारत आया तो उसे चंद्रगुप्त के हाथों ऐसी हार मिली कि उसे अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त से करना पड़ा। ये भारत का शौर्य था। लेकिन मौर्य वंश का सबसे बड़ा अध्याय अभी लिखा जाना बाकी था, सम्राट अशोक। कलिंग का युद्ध, लाखों लाशें और खून से लाल हुई दया नदी, उस एक पल ने चंडाशोक को धर्माशोक बना दिया। अशोक ने तलवार फेंक दी लेकिन साम्राज्य नहीं खोया। उसने धम्म के जरिए दुनिया पर राज किया। उसके शिलालेख आज भी हमें बताते हैं कि एक राजा को पिता की तरह अपनी प्रजा का ख्याल रखना चाहिए।
अफगानिस्तान से लेकर कर्नाटक तक एक झंडा, एक कानून। भारत पहली बार एक महाशक्ति बना। मौर्यों के बाद कई आए गए, कुषाण आए, सातवाहन आए, लेकिन फिर आया इतिहास का वो दौर जिसे स्वर्ण युग कहा जाता है, गुप्त साम्राज्य। ये वो समय था जब भारत सच में सोने की चिड़िया था। अगर आप उस समय उज्जैन या पाटलिपुत्र की सड़कों पर चलते तो आपको महलों की दीवारों पर नक्काशी और बाजारों में दुनिया भर का सामान मिलता। लेकिन सोना सिर्फ खदानों में नहीं था, सोना लोगों के दिमाग में था। यहीं इसी दौर में आर्यभट्ट ने दुनिया को बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है, गैलीलियो से 1000 साल पहले। यहीं वराह मिहिर ने खगोल शास्त्र लिखा, यहीं सुश्रुत ने प्लास्टिक सर्जरी और मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए, यहीं कालिदास ने शाकुंतलम और मेघदूत जैसे महाकाव्य लिखे। दिल्ली के मेहरौली में खड़ा वो लोहे का स्तंभ आज भी वैज्ञानिकों को चुनौती दे रहा है। 1600 साल हो गए, बारिश और धूप में खड़ा है, लेकिन उस पर जंग नहीं लगा। ये उस समय की धातु कर्म का चमत्कार था। दुनिया भारत की तरफ खींची चली आ रही थी। नालंदा और तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए चीन, जापान और फारस से छात्र आते थे। प्रवेश परीक्षा इतनी कठिन थी कि 10 में से सिर्फ 2 पास होते थे। भारत दुनिया का स्कूल था और दुनिया हमारी स्टूडेंट। अक्सर इतिहास की किताबों में हम उत्तर भारत में उलझकर रह जाते हैं, लेकिन उसी समय दक्षिण में एक ऐसी शक्ति जाग रही थी जिसने न केवल जमीन बल्कि समंदर पर राज किया। चोल साम्राज्य। राजा राजा चोल और राजेंद्र चोल ये नाम नहीं, तूफान थे। उनके पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना थी। उन्होंने बंगाल की खाड़ी को चोल झील बना दिया था। श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, जहां तक उनकी नावें गईं, वहां तक भारतीय संस्कृति गई। आज भी कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर, जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है, गवाही देता है कि भारतीय संस्कृति का प्रभाव कितना विशाल था। चोलों ने हमें सिखाया कि अपनी सीमाओं में बंद कर मत रहो, समंदर के पार भी दुनिया तुम्हारी हो सकती है। उनका ग्राम प्रशासन आज के लोकतंत्र की नींव जैसा था। लेकिन हर सूरज को ढलना होता है। भारत की समृद्धि ही उसकी दुश्मन बन गई। दुनिया की नजर हमारी दौलत पर थी। 7वीं सदी के बाद आक्रमणकारियों की बाढ़ आ गई। अरब से, तुर्क से, मंगोलिया से। महमूद गजनवी ने सोमनाथ को तोड़ा। बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जला दिया। कहा जाता है कि नालंदा की लाइब्रेरी में 90 लाख किताबें थीं। वे 3 महीने तक जलती रहीं। सिर्फ कागज नहीं जल रहे थे, भारत का हजारों साल का ज्ञान जल रहा था। गणित, विज्ञान, आयुर्वेद सब धुएं में मिल गया। लेकिन क्या भारत मिट गया? मिस्र की सभ्यता मिट गई, मेसोपोटामिया गायब हो गया, ग्रीस और रोम खंडहर बन गए। लेकिन भारत चट्टान की तरह खड़ा रहा, क्योंकि यहां राजा हारते थे लेकिन प्रजा नहीं। जब मंदिर टूटते तो लोग घरों में पूजा करते, जब किताबें जलती तो गुरु अपने शिष्यों को कंठस्थ करवा देते। राजपूतों का बलिदान, विजयनगर साम्राज्य का वैभव और मराठों का उदय, ये सबूत था कि भारत की आत्मा को कोई तलवार काट नहीं सकती, कोई आग जला नहीं सकती। आज जब हम 21वीं सदी में खड़े हैं तो हमें पीछे मुड़कर देखना चाहिए। हम उन ऋषियों की संतानें हैं जिन्होंने तारों से बात की। हम उन योद्धाओं के वंशज हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए सिर कटा दिए। हम उस मिट्टी के वारिस हैं जिसने दुनिया को शून्य दिया, जिसके बिना आधुनिक कंप्यूटर और विज्ञान संभव नहीं होता। प्राचीन भारत कोई बीता हुआ कल नहीं है, ये एक नींव है। हमारे योग में, हमारे भोजन में, हमारी भाषाओं में और हमारे संस्कारों में प्राचीन भारत आज भी सांस ले रहा है। सवाल ये नहीं है कि हम विश्वगुरु थे या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम उस विरासत को आगे ले जाने के लिए तैयार हैं। इतिहास गवाह है, भारत जब भी जागता है दुनिया का मार्ग प्रशस्त करता है। समय आ गया है फिर से जागने का। भारत के इतिहास के ऐसे ही अनसुने पन्नों को पलटने के लिए और अपनी जड़ों को पहचानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें